नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। हम फिर से एमपी के लगभग 40 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव है। पिछले क्लासेस में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, उनसे आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देखें हम। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है ना। क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का प्रमुख राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। कलसा नृत्य, मटकी नृत्य, राय नृत्य या टिमराय नृत्य, है ना। तो कलसा नृत्य या मटकी नृत्य की बात करें तो मटका नृत्य मध्य प्रदेश में कहाँ पे किया जाता है, ये आपके मालवा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मालवा क्षेत्र में किया जाता है। कलसा ये भी अपने मतलब मालवा क्षेत्र के आसपास निमाड़ क्षेत्र और आपके जो बघेलखंड क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से कलसा किया जाता है। टिमराय नृत्य बघेलखंड क्षेत्र के आसपास किया जाता है। राई नृत्य ये भी कहाँ किया जाता है, राय बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। राय नृत्य बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है और राय नृत्य को ही मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, प्रमुख राजकीय लोक नृत्य के रूप में से घोषित किया गया है। राई बुंदेलखंड, है ना। राई एक पड़ता है राई स्वांग, एक पड़ता है आपका राई स्वांग, ये जो आपके बघेलखंड में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, राय नृत्य मध्य प्रदेश का प्रमुख राजकीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखें हम अगला क्वेश्चन। ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत कब से हुई है, 1875, 1905 से, वर्ष 1925 से या वर्ष 1951 से, है ना। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक मेला लगता है, व्यापार मेला। देखें हम मध्य प्रदेश ग्वालियर कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका ग्वालियर जिला। और ग्वालियर जिला में एक मेले की शुरुआत की गई जिसका नाम था व्यापारिक मेला। व्यापारिक मेला, यहाँ पर जब कोई भी मतलब यहाँ पर व्यापार किया जाता है या बड़े कुछ वाहन या व्हीकल खरीदे जाते हैं तो इस पर टैक्स कम लगता है, या टैक्स फ्री मेला के रूप से भी हम इसे जान सकते हैं। टैक्स कम लगता है, इसमें आयकर जो लगता है वो भी कम, कर जो है वो कम लगता है। सन 1905 में ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत की गई थी। कब से की गई, सन 1905 में। अब इसी मेले को किस नाम से पुकारा जाता है, इसे माधव राव सिंधिया का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे माधवराव सिंधिया का मेले के नाम से भी जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी के समय में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें आप, ये पूछे गए फैक्ट है। जनवरी और फरवरी में ये माधवराव सिंधिया का मेला या व्यापारिक मेले के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, इसे मेला ग्राउंड के नाम से भी वहाँ पे ग्वालियर में जाना जाता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1905। इसे ग्वालियर व्यापार मेले के नाम से जाना जाता है, इसे माधवराव सिंधिया का मेला के नाम से भी जाना जाता है। चले नेक्स्ट देखें आप। पीर पुधान का मेला, देखिए दो क्वेश्चन है। पीर पुधान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, सांवरा शिवपुरी में, बेहट ग्वालियर में, पोरसा मुरैना में, भामावत आपके गुना जिले में। तो भामावत का मेला कहाँ लगता है, आपके गुना जिले में लगता है। बेहट में किसका जन्म हुआ, तानसेन का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1506 में तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ। और पोरसा की बात करें तो पोरसा मुरैना में, जहाँ पर इसे नागा जी का मेले के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नागा जी का मेले के नाम से इसे जाना जाता है। पोरसा मुरैना में। सांवरा का मेला पीर पुधान का मेले के नाम से जाना जाता है, जो शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। थोड़ा आप देखें, थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश में हम मेले की बात करें तो यहाँ पर कुछ मेले हैं, आप देखें अब इस तरह से। सबसे पहले है सांवरा शिवपुरी में। शिवपुरी में कौन सा मेला, सांवरा का मेला। शिवपुरी ग्वालियर में अभी जो बताया आपका व्यापारिक मेला, ग्वालियर में व्यापारिक मेला। मुरैना में कौन सा मेला आपका, नागा जी का मेला मुरैना में लगता है ना। भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपका एक मेला लगता है इज्तिमा। क्या लगता है, इज्तिमा का लगता है भोपाल में। भगोरिया मेला, कौन सा मेला, भगोरिया मेला कहाँ लगता है, आपके झाबुआ जिले में आयोजित किया जाता है। सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ कहाँ लगता है, आपके उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। तो भामावत गुमान आपके गुना में, पोरसा मुरैना में, शिवपुरी में पीर पुधान का मेला आयोजित किया जाता है। इन सबको आप नोट जरूर करें, है ना, ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन आने लायक हैं। राजा भर्तहरि की रानी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है। राजा भर्तहरि कहाँ के राजा थे, मध्य प्रदेश के उज्जैन के राजा थे, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उज्जैन के राजा कौन, विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि।
की पत्नी का नाम क्या था? क्या पूछा है? रानी या उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी रानी उनकी पत्नी का नाम पिंगला था। क्या नाम था? पिंगला। और राजा भर्तृहरि ने उज्जैन पर लगभग 12 वर्ष तक शासन किया और उन्होंने राजकाज त्याग दिया और ये राजस्थान कहाँ चले गए? राजस्थान के सरिस्का में चले गए। और इन राजा भर्तृहरि की जो समाधि है सरिस्का राजस्थान में ही बनी हुई है ना। जरूर इनको नोट करें आप, ये आपके लिए बड़े सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सरिस्का में किसकी समाधि है? राजा भर्तृहरि की समाधि है। यहाँ उज्जैन के परमार वंश के राजा थे उज्जैन के, जिन्होंने राजा भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण उज्जैन में करवाया है। इंपॉर्टेंट है, राजा भर्तृहरि की याद में परमार वंश के राजाओं ने उज्जैन में किन की गुफाओं का निर्माण करवाया है? भर्तृहरि की गुफाएं, भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण करवाया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पिंगला। विदोत्तमा एक नाम दे रखा है, विदोत्तमा। आपने कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? विदोत्तमा। कालिदास की पत्नी का नाम विदोत्तमा, काफी विद्वान महिला थी विदोत्तमा। चले नेक्स्ट देखें आप। सिंगोरगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? देखें आप, ये आपका मध्य प्रदेश है। डायग्राम जरूर बनाएं आप। ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका सिंगोरगढ़ का किला। सबसे पहले हम बात करें, हम दमोह की बात करें तो ये आपका दमोह यहाँ पड़ता है, सागर के पूर्वी क्षेत्र के आसपास। मंडला की बात करें तो आपके जबलपुर के आसपास आपका मंडला पड़ता है, ठीक है। नरसिंहपुर की बात करें तो आपका नरसिंहपुर यहाँ पड़ता है, ये आपका नरसिंहपुर है। डिंडोरी जिले की बात करें तो डिंडोरी आपका, डिंडोरी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में डिंडोरी पड़ता है। तो 4 जिले। सिंगोरगढ़ का किला। मंडला की बात करें तो मंडला में एक नदी है नर्मदा नदी, और हृदय शाह के द्वारा मंडला के किले का निर्माण करवाया। कौन सा किला? मंडला का किला। और यही मंडला के रामगढ़ के जंगलों में बघेलियन महल है। कौन सा महल है? बघेलियन महल पड़ता है। कहाँ पे? मंडला में पड़ता है। डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, डिंडोरी में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? डिंडोरी में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, जिसे राष्ट्रीय घुघुआ अभ्यारण्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय घुघुआ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप उसको नोट करें, है ना। नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर के आसपास एक तहसील पड़ती है गडरवारा। कौन सी? गडरवारा तहसील में। यहाँ पर बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? बरमान का मेला गडरवारा तहसील में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के दमोह में सिंगोरगढ़ का किला है। कहाँ पे है? सिंगोरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के दमोह में पड़ता है। सिंगोरगढ़ दमोह में। तो आंसर हमारा दमोह हो जाएगा। आप इनको जरूर नोट करें, आपके लिए बहुत अच्छे हैं फैक्ट। मध्य प्रदेश में दूसरा है, मध्य प्रदेश में लांजी का किला कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के बैतूल में है, छिंदवाड़ा में है, बालाघाट में है या सिवनी में है? कहाँ पे है मध्य प्रदेश में लांजी का किला? लखनादोन, लखनादोन क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पड़ता है। लखनादोन का किला सिवनी जिले में। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर देवगढ़ का किला। कौन सा किला? देवगढ़ का किला आपके छिंदवाड़ा जिले में बना हुआ है। छिंदवाड़ा में जो जाट सरदार के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? जाट सरदार गोंड के द्वारा देवगढ़ के किले का निर्माण छिंदवाड़ा में करवाया। बालाघाट और बैतूल की बात करें तो बैतूल में ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो बैतूल में एक आपका एक नदी निकलती है, आपकी ताप्ती नदी, जो बैतूल से निकलती है, और आपके ताप्ती नदी जो वर्धमान शिखर है उसके आसपास से वर्धा नदी का उद्गम होता है। बालाघाट में जो किला है वो है आपका लांजी का किला। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बालाघाट में लांजी का किला आपके कहाँ पड़ता है? आपके बालाघाट जिले में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है लांजी किला बालाघाट। लांजी बालाघाट की एक तहसील भी है ना, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? लांजी का किला बालाघाट। नेक्स्ट देखें आप, वराह मिहिर है ना, वराह मिहिर की विशाल प्रतिमा किस गुफा में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी की गुफा या बाघ की गुफा या भर्तृहरि की गुफा या भीमबेटका की गुफा। चारों गुफा है हमारे सामने। वराह मिहिर पूछा है, वराह मिहिर की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? आप डायग्राम जरूर बना के, डायग्राम जितना ज़्यादा बड़ा बना के आप पढ़ेंगे आपकी चीज़ें उतनी क्लियर होगी। तो सबसे पहले बात करें उदयगिरी, तो उदयगिरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। उदयगिरी की गुफा है कहाँ पे है? विदिशा में। उदयगिरी विदिशा, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ती है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ की गुफाएं धार, ये धार हो गया। भीमबेटका पूछा है तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में। और भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पे हैं? भर्तृहरि की गुफाएं तो उज्जैन में बनी हुई है।
तो वराह मिहिर की विशाल प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां पर बाघ की गुफाएं पाई जाती। कौन सी गुफाएं पाई जाती है? बाघ की गुफाएं पाई जाती हैं। वहीं गुफा नंबर लगभग 4 या 5 के आसपास आपकी कौन सी प्रतिमा है? वराह प्रतिमा या वराह अवतार की प्रतिमा वहाँ पे बनी हुई है। इम्पोर्टेंट है। तो वराह की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस जिले में? धार जिले में। जहाँ पर कौन सी गुफाएं पाई जाती है? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे? बागमती नदी के आसपास ये गुफाएं बनी हुई है। इन गुफाओं की खोज कब की? इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड के द्वारा की गई है। डेंजरफील्ड किसके द्वारा? डेंजरफील्ड के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है। ये हम भरतरी की गुफाएं की बात करें तो ये आपके उज्जैन में परमार वंश के शासकों ने बनाई। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ? विदिशा में, आपको पता है उदयगिरी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये रायसेन में है। और इन गुफाओं की खोज हमने पिछले वीडियो में बताया 57 और 58 में किसने की? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इन गुफाओं की खोज मध्य प्रदेश के रायसेन में की है। और इन्हें यूनेस्को, कहाँ पे? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में इन्हें शामिल किया गया। कब शामिल किया गया है? 2003 में इन्हें शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। वराह अवतार की प्रक्रिया बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बनी हुई है। ठीक है डियर, चले अगला देखें आप। उज्जैन के मंदिर के उदाहरण हैं। उज्जैन के मंदिर के उदाहरण है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, चंदेल आर्ट या बुंदेलखंड आर्ट। चंदेल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ पड़ते हैं? खजुराहो शहर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? खजुराहो शहर में पड़ते हैं। खजुराहो शहर में। आप गांधार कला की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आसपास। मथुरा कला ये भी उत्तर प्रदेश के आसपास। बुंदेली आर्ट जो है मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र, आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। लेकिन पूछा क्या है कि उज्जैन के मंदिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के उदाहरण के लिए जाने जाते हैं। तो उज्जैन के जो मंदिर बने हुए हैं वो मथुरा कला की जो प्राचीन मूर्तियां हैं उन्हीं आर्ट कलाओं के द्वारा या उन्हीं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा या उन्हीं के आधार पर बने हुए मंदिर मध्य प्रदेश में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उज्जैन के मंदिरों का उदाहरण माना जाता है। तो आंसर हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, उज्जैन के मंदिर। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में प्रमुख चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? चचाई जलप्रपात या चचाई वाटरफॉल्स मध्य प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 115 मीटर है या 76 मीटर है या 130 मीटर है या 145 मीटर है? चचाई जलप्रपात देखें आप, ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात किस नदी पर पड़ा है? आप शायद नदी तंत्र आपने पढ़े हो तो आपको याद होगा। चचाई मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। कहाँ पे है? रीवा में। और रीवा से एक छोटी नदी निकलती है बीहड़ नदी। कौन सी नदी? बीहड़। और इसी पर एक जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात, जो 130 मीटर ऊंचा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने मीटर है? 130 मीटर है। इसकी जो फीट में यदि कन्वर्ट किया जाए तो लगभग कितने फीट है? 430 फीट ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात किरोना नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में किरोना नदी के आसपास बना हुआ है। तो चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर। किस जिले में है ये? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात बना हुआ है। चलें नेक्स्ट देखें आप। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 50वां जिला है? मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली है, अलीराजपुर है, गरोठ है या गंजबासौदा। देखिए गरोठ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के नीमच में है। गरोठ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के नीमच में, वहाँ की तहसील है। गंजबासौदा जो आपके विदिशा जिले में है। कहाँ पे है? विदिशा में। अलीराजपुर और 2 सिंगरौली, ये 2 जिले हैं मध्य प्रदेश में। तो देखें आप इधर, ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे पूछा है कि कौन सा जिला है ना। तो पहले बात करें हम सिंगरौली। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। और अलीराजपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, अलीराजपुर जिला पश्चिमी जिला। और ये किससे अलग करके बनाया है? झाबुआ से अलग करके बनाया। और सीधी जो है आपका सीधी से क्या बनाया? आपका सिंगरौली बनाया गया था। झाबुआ की बात करें तो ये बनाया था 17 मई। कब बनाया? 17 मई 2008 को बनाया गया। मध्य प्रदेश का 49वां नंबर का जिला। और मध्य प्रदेश का 50वां जिला जो 24 मई, कौन सी मई?
24 मई 2008 को बनाया गया था। किससे लग करके बनाया है? ये सीधी से लग करके बनाया। तो 50वां जिला कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बताई जा रही है? 54 जिले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी वर्तमान विधानसभा के अंतर्गत देखा जाए तो 52 जिले जो ऑथेंटिक हैं, ध्यान रखें आप। चले, तो 50वां जिला कौन सा आपका? सिंगरौली, जो सीधी से अलग करके बनाया। और 49वां जिला जो झाबुआ से अलग करके 17 मई 2008 को बनाया गया। प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिम में आपका अलीराजपुर, उत्तर में आपका मुरैना और दक्षिण का जिला जो है आपका बुरहानपुर जिला है। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे जो बहुत सिंपल है, और वो आप गलत ना करें, बहुत अच्छी बात है, गलत ना करें तो आपका ही स्कोर बढ़ेगा स्कोर कार्ड में। चले, मध्य प्रदेश में नगर निगम कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की बात करें तो वो कितनी है? 98 नगर निगम है ना। मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम 1907 में बनाई गई थी। कौन सी? आपकी दतिया नगर निगम बनाई गई। मध्य प्रदेश की नगर पालिका बनाई गई। तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका कितनी है? 98। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम मध्य प्रदेश में कितनी है? लगभग 18 नगर निगम है। कितने नगर निगम? 18। 17वें नंबर की आपकी भिंड और 18वें नंबर की आपकी टीकमगढ़ नगर निगम बनाए गए। भारत की पहली नगर निगम 1687, पिछले वीडियो में बताया गया है। भारत की पहली नगर निगम मद्रास नगर निगम कौन सी है? मद्रास नगर निगम किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। लेकिन मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम जबलपुर नगर निगम कौन सी? जबलपुर 1864 में जबलपुर में बनाई गई है ना। तो ध्यान देखिए, मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम जबलपुर 1864 में, और मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में 1907 में बनाई गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? 18 नगर पालिका है। नगर निगम जो है आपकी 18 और नगर पालिका है 98 नगर पालिका है। चले 98। नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है, अजयगढ़ है, दतिया है या जबलपुर? अब ये तो संभाग है नहीं, अजयगढ़ भी संभाग नहीं है, तो दोनों हम हटा देंगे। लेकिन हम इंदौर की बात करें तो इंदौर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा? आपका इंदौर। तो क्षेत्रफल पूछा है, एरिया में सबसे बड़ा जो संभाग है आपका जबलपुर, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा? आपका जबलपुर। अब इसमें जिलों की संख्या कितनी है? इसमें भी 8 हैं और इसमें भी कितने हैं? 8 है। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? मध्य प्रदेश में जो संभाग की बात करें तो कितने? 10 संभाग हैं। नाम बताएंगे 10 संभाग कौन कौन से हैं आप? ये देखें आप इधर, मध्य प्रदेश में संभाग की हम बात करें तो कौन कौन संभाग है? 10 संभाग है। सबसे पहला आपका चंबल संभाग, दूसरा आपका ग्वालियर संभाग, तीसरा आपका सागर संभाग, चौथा आपका भोपाल संभाग, पांचवा आपका इंदौर संभाग, फिर आपका उज्जैन संभाग, नर्मदापुरम संभाग, फिर आपका ये आपका जबलपुर संभाग, ये आपका शहडोल संभाग, ये आपका रीवा संभाग। यहाँ की बात करें 3 जिले, यहाँ की बात करें 5 जिले, यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले, यहाँ की बात करें तो 5, यहाँ की बात करें तो 7, यहाँ की बात करें तो 8, यहाँ की बात करें तो 3, यहाँ की बात करें तो 8, और यहाँ की बात करें तो 3, और यहाँ की बात करें तो 7। इस तरह से मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने? 52 जिले। संभाग कितने? तो 10 संभाग हैं। ठीक है, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला कौन सा? आपका जबलपुर। नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की है। 5 प्रकार कौन कौन से देखें हम थोड़ा सा इधर देखें, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला काली क्षेत्र, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र और मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन सी? काली मिट्टी, जलोढ़, क्योंकि आपका जो दक्षिण आपका जो उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर गंगा और यमुना का प्रभाव दिखाई देता है, लाल पीली, कछारी काली या गहरी काली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ये 5 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल लगभग 43% क्षेत्रफल पर काली मिट्टी का प्रभाव मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके मालवा प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालवा प्रदेश में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर नोट करते जाएं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 प्रकार की। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे कम वर्षा होती है? किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? भाग पूछा है, माफी चाहते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? पूर्व में होती है
या पश्चिम में होती है, या उत्तर में होती है, या दक्षिण में होती है। तो मध्य प्रदेश के जो पूरा पश्चिम की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है, आप इनको बेसिक क्वेश्चन से हैं जो आपको आने चाहिए। मध्य प्रदेश का पूरा ये वाला आपका पूर्वी भाग, और ये आपका जो है पश्चिमी भाग, और ये आपका उत्तरी भाग, और ये आपका दक्षिणी भाग, है ना। पूछा क्या है, पश्चिम में या दक्षिण में या उत्तर में या पूर्व में सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, तो पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व भाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा का क्षेत्र पाया जाता है ना। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, पश्चिम भाग में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। आंसर हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देखें, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर है, 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 605 किलोमीटर है। ये जरूर ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक। बांस एक प्रकार का क्या है, बांस एक प्रकार का घास है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वर्षा, 75 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में या भारत में कहीं पे भी बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है, तो वो है आपका 75% वर्षा लाभदायक है ना। 75% बांस के लिए उपयुक्त वर्षा होनी चाहिए। चलें नेक्स्ट देखें आप। अवैध कटाई व शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स कहाँ स्थापित की गई। भोपाल या सागर में, इंदौर या महू में, होशंगाबाद या हरदा में, मंडला या बालाघाट में। देखो आप इन चारों ऑप्शनों की हम देखें कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। इस तरह से देखें आप, मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ है। पहला है आपका कौन सा, भोपाल और सागर, तो ये आपका भोपाल पड़ता है, ये भोपाल, और यहाँ इसी के आसपास आपका सागर। तो ये एरिया तो ये हो जाता है इंदौर और महू क्या है, इंदौर की एक तहसील है। होशंगाबाद की बात करें तो ये होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम और हरदा के नाम से होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। मंडला, ये आपका मंडला, और ये आपका बालाघाट जिले। तो मंडला और बालाघाट। पूछा गया है अवैध कटाई शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स कहाँ बनाया गया है, तो भोपाल और सागर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, भोपाल और सागर में बनाया गया अवैध कटाई शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स, भोपाल और सागर। चलें, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन। देखें आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, इसका क्या हो जाएगा, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, इंदौर में है, या सागर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है। तो सबसे पहले बात करें तो इंदौर में IIM स्थित है, और IIT संस्था भी स्थित है। IIT संस्था कहाँ पे, इंदौर में। सागर की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित किया गया। भोपाल की बात करें तो जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में क्या है, यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ पर रिसर्च वगैरह होता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, जबलपुर में। लगभग 1964 में इसकी स्थापना की गई, 1964 के लगभग इसकी स्थापना की गई। पूछा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, प्रबंधन संस्थान आपके भोपाल में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, क्या केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है, तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना की गई है। जहाँ पर IFS जो इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जो लगते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट सर्विस, जो भारतीय वन सेवा में लगते हैं, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। और IS जो है उनको कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान रखें आप, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पे है, मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो देहरादून में है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जबलपुर में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रिसर्च कहाँ होता है, जबलपुर में। लेकिन प्रबंधन का काम कहाँ पर होता है, तो वो आपके भोपाल में होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। चलें नेक्स्ट देखें आप।
देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? हिरण के लिए जाना जाता है, कान्हा किस लिए, या खिवोनी या वन्य विहार। वन विहार की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी क्षेत्र में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हो गई नहीं, हटा दो इसको। तो कान्हा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, इसको भी हटा दो। हिरण, हिरण तो कुछ होगा नहीं, जहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में इनका मतलब संरक्षण किया जाता है, हिरण भी होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? खिवोनी वन्य जीव अभ्यारण्य, यह देवास के साथ साथ सीहोर की सीमा को भी स्पर्श करता है। इंपॉर्टेंट है, खिवोनी वन्य जीव अभ्यारण्य देवास के साथ साथ किस जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो सीहोर जिले की सीमा को स्पर्श करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखिए, खिवोनी मध्य प्रदेश के देवास और सीहोर के बीच में है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप जरूर देखें इनको। आप मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है ना, तो ये आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पूछा है। अभी हमने बताया था कि ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपका पश्चिम भाग है, ये आपका उत्तरी भाग है, और ये आपका जो है ये दक्षिणी भाग है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी के बीच जो इसका डिस्टेंस देखें तो 870, और ये कितना है 605 किलोमीटर है। पूछा क्या है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी और चंबल नदी। गंगा की बात करें उत्तराखंड से निकलती है, इसका मध्य प्रदेश में कोई लेना देना नहीं है, इसको पहले हटा दो। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र की एक पहाड़ी पड़ती है, महाबलेश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो आपके गोदावरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब दो नदियां हैं, नर्मदा और चंबल। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले से होता है, और मध्य प्रदेश में एक लंबाई में 1077 किलोमीटर बहते हुए मध्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से कहाँ पे? गुजरात के आसपास 1312 किलोमीटर बहते हुए चली जाती है। पूछा क्या है? उत्तरी सीमा। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर, और इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी के आसपास से लगभग 965 किलोमीटर बहते हुए किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूछा क्या है? उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है। आंसर हमारा चंबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर चंबल। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। किसकी सहायक नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। इसके नाम क्या क्या है? इसे रतिदेव की कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतिदेव की कीर्ति कहा जाता है। किसे? चंबल नदी को। उससे चरमावती और धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाने वाली चंबल। नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे नहीं है? नदी से कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हैं। ये आपका मध्य प्रदेश पूछा क्या है, और निम्न में से कौन से शहर से बेतवा नदी के किनारे नहीं स्थित है ना। इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? आपके रायसेन जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन से विदिशा, विदिशा से अशोकनगर, ललितपुर, झांसी, जालौन जिलों में बहते हुए लगभग 480 किलोमीटर बहते हुए हमीरपुर के पास, इसके पास हमीरपुर के आसपास ये किससे मिल जाती है? आपकी यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। इस पर रायसेन शहर, रायसेन ठीक है इसमें है नहीं। रायसेन सांची, ये रायसेन इसी के आसपास बसा है, तो ये तो सही है। ठीक है, पूछा है दूसरा, ऊपर जाती है विदिशा, विदिशा से भी बह के जाती है, ये भी सही है। फिर अगर ओरछा, ओरछा कहाँ पड़ता है? निवाड़ी जिले में पड़ता है, ये निवाड़ी जिले में, यहाँ से भी निकल के जाती है। ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। देवास जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकल कर नहीं जाती है। तो आंसर क्या है? बेतवा नदी किसके किनारे नहीं, किनारे इनमें से कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है? तो देवास शहर नहीं बसा हुआ है। देवास शहर के बागले गाँव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कालीसिंध नदी। कौन सी नदी? कालीसिंध। तो हम कह सकते हैं कि देवास शहर जो कालीसिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। तो आंसर हमारा देवास हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अब सिंपल बता देंगे, धूपगढ़ है 1350 किलोमीटर, जो कहाँ पे है? महादेव चोटी के आसपास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। सिगार चोटी, सिगार जो है आपके मालवा पठार का सबसे ऊंचा भाग सिगार चोटी हो जाएगा। मैकाल पहाड़ी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है मैकाल पहाड़ी। और मैकाल में अमरकंटक चोटी, यहाँ पर कौन सी चोटी? अमरकंटक, 1037 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। तो मैकाल पहाड़ी में सतपुड़ा,
और सॉरी सतपुड़ा में आपकी मैकाल, और मैकाल के अंतर्गत अमरकंटक है ना। सिगार चोटी मालो पठार, मालो पठार के अंतर्गत आपके इंदौर जिले की जानापा आपकी सिगार चोटी 881 मीटर, इसकी ऊंचाई 881 मीटर। धूपगढ़ जो महादेव पर्वत श्रृंखला यानी कि सतपुड़ा का भाग, सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव, और महादेव के अंतर्गत आपकी पचमढ़ी, और पचमढ़ी की पहाड़ियों के अंतर्गत आपकी धूपगढ़ जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर धूपगढ़। इसे हरिवत्स कोट पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरिवत्स कोट पर्वत के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन था ही सही कि धूपगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से एक ऑप्शन दिया है नीलगिरी दे रखा है, इसके बारे में देखिए आप, है ना। ये आपका जो भारत है, भारत का जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नीलगिरी के नाम से। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये भाग है, ये घाट के रूप में नीलगिरी की पहाड़ियाँ बनी हुई है। कहाँ पे? भारत के दक्षिणी भाग के अंतर्गत। और दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है आपकी अन्नमुड़ी की चोटी। कौन सी चोटी है? अन्नमुड़ी की चोटी है, जो लगभग 2697 मीटर के लगभग है। कितने मीटर है? 2697 मीटर। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। 2637 मीटर ऊंची इसकी हाइट है। तो भारत में पूर्वी घाट, ये कौन सा घाट आपका? पूर्वी घाट, और ये आपका पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़। चले नेक्स्ट देखें आप, लम्हेटा हिल्स। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं आज। पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन या विदिशा, चारों आंसर मध्य प्रदेश के ही हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश है ना। डायग्राम जरूर बनाएं आप और इनको नोट जरूर करें, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं ये। पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पचमढ़ी, ठीक है। दूसरा पूछा है जबलपुर, ये आपका जबलपुर, ये जबलपुर हो गया। तीसरा पूछा विदिशा, ये आपका विदिशा, और पूछा है रायसेन, तो ये आपका रायसेन जिला, ठीक है। तो लम्हेटा हिल्स मध्य प्रदेश में कहाँ है? लम्हेटा की पहाड़ियाँ, पचमढ़ी होशंगाबाद का भाग है, रायसेन जो आपके रायसेन में भीमबेटका की गुफा है, रायसेन इस क्षेत्र के अंतर्गत, सांची का स्तूप रायसेन। विदिशा में उदयगिरी की पहाड़ियाँ या उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर पाई जाती है? आपके विदिशा में उदयगिरी है ना की गुफाएं कहाँ पे? आपके विदिशा में। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन में, और यहाँ पर आपका स्थान है सांची का स्तूप भी है। पचमढ़ी आपके होशंगाबाद जिले में। जबलपुर में आपकी लम्हेटा हिल्स की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जबलपुर। अब जबलपुर में एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है आपका? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी कौन कौन से घाट का निर्माण करती है? भेड़ा घाट की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपकी लम्हेटा घाट की पहाड़ियाँ, यहाँ आपकी तिलवारा घाट की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे आपकी तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट और ग्वारी घाट की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? ग्वारी घाट की पहाड़ियाँ। भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के किनारे ही है, और भेड़ा घाट शहर संगमरमर के चट्टानों के लिए जाना जाता है। किन चट्टानों के लिए? संगमरमर की चट्टानों के लिए भेड़ाघाट शहर जाना जाता है। आप इनको जरूर नोट करें, ये आपके लिए सफिशिएंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। यहाँ की बात करें तिलवारा घाट की, महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ इस तिलवारा घाट में बनाई गई थी। अस्थियाँ, महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ किस नदी में बहाई गई? तो मध्य प्रदेश के जो आपका नर्मदा नदी है, जबलपुर के जो एक घाट पड़ता है तिलवारा घाट में, इन महात्मा गांधी की अस्थियों को नर्मदा में विसर्जित किया गया था। तो लमेरा हिल्स कहाँ पे है? जबलपुर में है। ये घाट भी है, ये पहाड़ियाँ भी हैं जो आपके भेड़ा घाट में या जबलपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, निम्न जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? विदिशा भोपाल में आता है, राजगढ़ भोपाल में आता है, सीहोर भोपाल में आता है। ये आपका जिला जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देवास। भोपाल संभाग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, भोपाल संभाग एक ऐसा संभाग है जहाँ से कर्क रेखा सभी जिलों से होकर गुजरती है, सभी जिलों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चले नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश 21 जून को मध्य प्रदेश में कौन सा तापमान रहता है? गर्मी, जून पूछा है। 21 जून को मध्य प्रदेश में कौन सा तापमान रहता है? या शीत यानी कि ठंडा मौसम रहता है, या वर्षा ऋतु रहती है, या गर्मी या ग्रीष्म ऋतु रहती है? तो 30 जून के समय जो आपका ग्रीष्मकालीन समय रहता है, गर्मी का समय रहता है, काफ़ी तपन वाला, काफ़ी उष्मा वाला, ताप वाला क्षेत्र रहता है मध्य प्रदेश के
जून में, है ना, जून के समय में, ठीक है। तो ग्रीष्मकाल का समय मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकाल में 21 जून को रहता है। नेक्स्ट देखें आप, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र इंपोर्टेंट है। गेहूं उत्पादन का चंबल घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र या सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। ये आपको मध्य प्रदेश में पहले ही आपने बहुत बार बताया है हमने। यहाँ देखेंगे आप, मध्य प्रदेश पूरी तरह से आपको रट जाना चाहिए। यहाँ के क्वेश्चंस बनेंगे आपकी हर एग्जाम्स में, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी में आए या नहीं आए। ये आपका चंबल घाटी, ये आपका चंबल घाटी है, ये आपका बीच वाला नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नीचे वाला जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और पश्चिमी भाग जो है आपका मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी से निर्मित। कौन सी फसल? गेहूं का भंडार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मालवा के पठार को गेहूं का भंडार के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तौर पर गेहूं कहाँ होता है? मालवा के पठार क्षेत्र में होता है। आंसर मालवा का पठार, गेहूं का भंडार। चले नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की हुई। राज्य मत्स्य निगम या मछली विकास निगम, मछली उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश ने एक संस्था की स्थापना की। वो एक निगम, एक कॉरपोरेशन बनाया गया कि इसको बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाए। तो सीधे आंसर की बात करें तो 1979 में मध्य प्रदेश मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1979 में मत्स्य निगम बनाया गया। चले नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश में हीरे की खदान निम्न में से कहाँ स्थित है? हीरा मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? रीवा में पाया जाता है, ग्वालियर में पाया जाता है, सागर में पाया जाता है या पन्ना? मध्य प्रदेश को हीरा राज्य कहा जाता है या डायमंड राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? हीरा राज्य या आपका डायमंड राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में किस जिले को कहा जाता है? तो पन्ना जिले में, पन्ना जिले को हीरा के लिए जाना जाता है। यहाँ की खदान है हितोना खदान। कौन सी खदान? हितोना। और खदान में यहाँ पर हीरे का उत्खनन किया जाता है ना। तो मध्य प्रदेश में हीरे की खदान कहाँ है? पन्ना। सागर में फोरेंसिक लैब है, सागर में। ग्वालियर में आपका महाअभिलेखागार कार्यालय है। रीवा एक अलसी एक फसल होती है। अलसी का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा? तो रीवा जिला है। ग्वालियर इंपोर्टेंट है, महाअभिलेखागार कार्यालय, महाअभिलेखागार कार्यालय कहाँ पे है? ये आपके ग्वालियर में है। इसका उप महाअभिलेखागार कार्यालय, उप मतलब दूसरा, इसका उपभाग कहाँ बनाया गया है? महाअभिलेखागार का उप कार्यालय कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में उप महाअभिलेखागार कार्यालय कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया। पहला हेड ऑफिस कहाँ है? ग्वालियर में, और दूसरा उप महाअभिलेखागार कार्यालय भोपाल में बनाया गया। फोरेंसिक लैब या उंगली छाप प्रणाली मध्य प्रदेश में कहाँ पे? सागर जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, मध्य प्रदेश में तांबा किस जिले में? मध्य प्रदेश में तांबा किस जिले में मिलता है? बैतूल, कटनी, बालाघाट या सिवनी? बालाघाट की एक खदान है भरवेली खदान। कौन सी? भरवेली खदान से यहाँ से आपका तांबा निकाला जाता है, इसीलिए इसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहीं से मैग्नीज का उत्खनन भी सर्वाधिक किया जाता है, इसलिए मैग्नीज नगरी मलाजखंड जो तांबा उद्योग और मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में दोनों क्षेत्र हैं, मैग्नीज और तांबा के लिए जाना जाता है, बालाघाट क्षेत्र। और सिवनी की बात करें तो सिवनी में क्या होता है? सर्वाधिक तौर पर यहाँ पर ये गहरी काली मिट्टी का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। कटनी की बात करें तो इसे सीमेंट नगरी कहा जाता है, इसे सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? कटनी को। या चूना नगरी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? चूना नगरी, माफी चाहते हैं, सीमेंट नगरी सतना को कहा जाता है। सीमेंट नगरी सतना और चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कटनी को कहा जाता है। बैतूल जो है आपका ग्रेफाइट का उत्पादन, बैतूल क्या? ग्रेफाइट। तांबा नगरी किसे कहा जाता है? बालाघाट, भरवेली खदान और मलाजखंड खदान को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बालाघाट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर ध्यान दें आप इनको। BHEL कारखाना कहाँ है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से 1964 में मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया है BHEL। इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर या भोपाल? तो BHEL कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। BHEL कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में बना हुआ है ना, जरूर ध्यान दें आप। जबलपुर की बात करें तो गंज कैरिज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे? जबलपुर में है। यहाँ भोपाल की बात करें तो SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड,
जो आपके प्रतिभूति कागज कारखाना है, जो आपके स्टाम्प पेपर वगैरह छपते हैं कहाँ पे, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में संभाग में छपते हैं। SPMCIL की स्थापना 1967 में मोरारजी देसाई ने की है। किसने की है ये? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय उप प्रधानमंत्री थे। SPMCIL मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1967 में, जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में, और इंदौर को मध्य प्रदेश में इंदौर को औद्योगिक नगरी या वित्त नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो BHEL कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल में बना हुआ है। चले नेक्स्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम कब स्थापित किया गया? 1960, 1961, 1962 या 1963? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कब स्थापित किया गया? तो सीधे आंसर की बात करें, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापित किया गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर ऐड करें, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्ट हैं, जरूर ध्यान दें आप, इनको जरूर लिखते जाएं। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना के उत्पादन कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्पादन कब शुरू किया गया? भिलाई इस्पात कारखाना या भिलाई इस्पात कारखाने की शुरुआत कब की गई? 1956 में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। और भिलाई जो किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना? आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। तो भिलाई किसके सहयोग से? भिलाई जो है आपके रूस के सहयोग से। और मध्य प्रदेश में, भारत में भिलाई कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। पहले मध्य प्रदेश में था, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग बना दिया गया। तो भिलाई वर्तमान में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, है ना। चलो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1956। चलो नेक्स्ट देखिए आप। पीवीसी के बिल्स बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? सतना में है, कटनी में है, जबलपुर में है या धार में? बिल्स पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है बिल्स, उसका बनाना कारखाना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सतना जिले में है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ऑयल एंड पशु आहार संयंत्र, ऑयल एंड पशु आहार संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में? इंपॉर्टेंट है, भिंड में है, श्योपुर में है, दतिया में है या मुरैना जिले में है? ऑयल मतलब तेल, पशु आहार, पशुओं को ऑयल या पशु जो होती है, पशुओं को जो टॉनिक वॉनिक देने के लिए, उसका संयंत्र कहाँ बनाया गया है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? मुरैना जिले में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑयल एंड पशु आहार संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो वो मुरैना जिले में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? हवाई अड्डा नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इंदौर की बात करें तो इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इंदौर में पहली अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है वो दुबई के लिए, किसके लिए? दुबई के लिए 18-19 में भरी गई। कब भरी गई? 18 और 19 में भरी गई पहली उड़ान। तो ध्यान रखें आप, है ना, अक्टूबर में भरी गई थी। कब भरी गई है? अक्टूबर 2018-19 के आसपास में पहली उड़ान दुबई के लिए लगाई गई। तो मध्य प्रदेश में हवाई अड्डा कहाँ पे नहीं है? सागर में नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा। ठीक है, तो खजुराहो में भी है, जबलपुर में भी है, इंदौर में भी, सागर में हवाई अड्डा नहीं है ना। चलें नेक्स्ट देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र की पूछिए, कौन है? अल ओ इंसान, अखबार टाइम्स या कोई नहीं या फर्ज? कौन सा है? तो सीधा हमारा आंसर की बात करें तो फर्ज जो है मध्य प्रदेश में सिंधी समाचार पत्र है। और ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रकाशित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको आप नोट करते जाएं, है ना। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? भोपाल। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ये आप जरूर कमेंट्स में बताएं, कौन सा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? आप जरूर कमेंट्स में बनाएं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कोई भी बताएं आप। चलो नेक्स्ट देखेंगे आप। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? माधवराव सप्रे समाचार पत्र एक पत्रकारिता के थे, ये पत्रकार थे कौन? माधवराव सप्रे। और मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले से संबंधित है। और इन्हीं के नाम से माधवराव सप्रे संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है?
भोपाल में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 19 जून 1984 को स्थापित किया गया भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको अब लिखें आप। 19 जून 1984 को माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वो भोपाल में स्थापित किया गया है। अब इसको जरूर नोट करें, है ना, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा ये। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देवास, रतलाम, शाजापुर या मंदसौर, अ या ब या कोई नहीं। कहाँ पे है? देवास या रतलाम मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देवास और रतलाम में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? पवन जो ऊर्जा संयंत्र है आपके देवास और आपके रतलाम में भी है, शाजापुर और मंदसौर में भी है, यानी कि अ और ब दोनों आपका हमारा आंसर ये आ जाएगा। अ और ब दोनों जगह पे है, शाजापुर में भी है और आपके देवास में भी है, रतलाम में भी है और मंदसौर में है। तो अ और ब दोनों आ जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखें आप। टोंस जल विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट। टोंस नदी जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? ये सतना जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतना जिले से ये नदी निकलती है लगभग 1987, 1988, 1990 या 1990 में। टोंस जल विद्युत परियोजना की कब स्थापित की गई? 1989 में टोंस जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई? माफ़ी चाहते हैं, लगभग 1990 में किया है। ये आंसर नहीं है इसका, 1990 आ जाएगा। तो टोंस जल विद्युत परियोजना कब? 1990 में स्थापित की गई है। इसका हमारा आंसर डी हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखिए आप। ग्वालियर स्थित सास बहू का मंदिर, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर स्थित सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट है। पद्मपाल, सूर्यपाल या अजयपाल या आसकरण ने, किसने करवाया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर। और सास बहू के मंदिर का जो निर्माण जो है कच्छप घाट वंश के शासक, कौन से घाट? कच्छप घाट वंश के शासक जो आपके महिपाल और आपके पद्मपाल थे। महिपाल और पद्मपाल ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले अभी जेल प्रेरी में क्वेश्चन पूछा गया है, सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उसमें पद्मपाल नहीं था, महिपाल था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पद्मपाल और महिपाल, इन्होंने ही सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये किस वंश से थे? ये कच्छप घाट वंश के शासक थे। कौन से घाट? कच्छप घाट वंश के शासक थे, है ना। तो इनको जरूर नोट करते जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ओरछा नगर का पुराना नाम क्या है? ओरछा नगर का पुराना नाम क्या है? ओरछा मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो देखें आप, ये आपका मध्य प्रदेश है और ये आपका जो मध्य प्रदेश और निवाड़ी जिले में एक शहर है जिसका नाम क्या है? ओरछा है। क्या नाम है? ओरछा। ओरछा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है। इसे बुंदेलखंड, इसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का लघु अयोध्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का लघु अयोध्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ओरछा का ही एक नया नाम, पुराना नाम है, इसे गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गंगापुरी। इसे ओरछा को गंगापुरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गंगापुरी के नाम से इसे जाना जाता है। इंद्रपुर की बात करें तो इंदौर को कहा जाता है। इंद्रपुर किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। रामपुरी कोई नाम नहीं। यमुनापुरी जो यमुनानगर आपके उत्तर प्रदेश में है उसको कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमारे 40 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से किए हैं और आपको अच्छे लगे हो तो इनको आप ज़रूर शेयर करें और इनको आप ज़रूर नोट करें और अपनी तैयारी बरोबर टाइम से करें आप, है ना। थोड़ा समय दें एजुकेशन को, वो आपको समय देगा। जय हिंद, धन्यवाद।